लोग सियासी प्रोग्राम देख देख के अब जो ना वो तंग आ चुके हैं। तरबियत माँ बाप से मिलती है, दूसरी उस्ताद से मिलती है। जो लोग ऐसी ज़हनियत रखते हैं या ऐसी चीज़ें करते हैं, मैं हाथ बांध के वहाँ पे साइड ले लेता हूँ। मेरी उस वक्त की ओपीडी जो है वो 70-80 के करीब रोज़ाना मेरे पास पेशेंट होते थे। सियासत जो ज्वाइन की थी वो ऐसे इबादत और खिदमत ज्वाइन की थी। ये खुदा ने अगर किसी को मौका दिया है, किसी की हेल्प कर सकें तो आप वो करें। मैं किसी के भी सूरत के ऊपर नहीं जाता हूँ। अच्छा, मैं सीरत के ऊपर जाता हूँ। अगर इंसानियत नहीं सीखी तो हमने कुछ नहीं सीखा। मेरी फैमिली जो है ना वो मेरी जिंदगी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम से विद साइमा में आपकी मेज़बान साइमा मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में बहुत दिलचस्प सी शख्सियत मौजूद हैं। जनाब, आपको फॉर्मली उनका मैं तारुफ कराती चलूँ। रमेश कुमार वनकवानी साहब हिंदू इत्तेहाद कौंसिल के भी चेयरमैन हैं और मेंबर नेशनल असम्बली भी हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमने सोचा आज इनसे गपशप लगाते हैं और इनसे पूछते हैं इनका बचपन, इनकी जवानी और इनकी ज़िंदगी के किस्से। तो चलिए आए चलते हैं, चल के रमेश कुमार साहब से फॉर्मली बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रमेश कुमार साहब, कैसे हैं आप? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया कि आप इतने बिजी थे, शेड्यूल आपका, और आपने टाइम निकाला। वी आर वेरी थैंकफुल। हमारा प्रोग्राम जो है वो सियासत से थोड़ा सा हटके है। हम सिर्फ अपने गेस्ट की ज़िंदगी को डिस्कस करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज रमेश कुमार साहब से पूछा जाए कि वो जो इतना एक्टिव रहते हैं अपनी जो कम्युनिटी के लोग हैं, पाकिस्तान के लिए भी, तो उनकी अपनी ज़िंदगी कैसी रही है, उनका बचपन कैसा था, वो कितने शरारती थे और कितनी मारें खाते थे। शुक्रिया। और मुझे इन प्रोग्रामों में जो ना वो आजकल दिलचस्पी इस वजह से है क्योंकि लोग सियासी प्रोग्राम देख देख के अब जो ना वो तंग आ चुके हैं। सही। और आप देखेंगे जब सोहेल वड़ाइच जब प्रोग्राम करता है ना एक दिन जियो के साथ, तो इसी तरीके से ये शुरू करता है। ठीक तो है। आपका जो पैटर्न है ये पैटर्न अच्छा है और ये पैटर्न अच्छा कामयाब रहेगा। सो नाइस ऑफ यू। क्योंकि आपका प्रोड्यूसर जो है वो बहुत अच्छा है, जो अच्छे अच्छे लोगों को इस तरीके से जो है वो वंस अगेन थैंक्स। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं समझता हूँ कि आदमी की जो तरबियत होती है और वो तरबियत माँ बाप से मिलती है, दूसरी उस्ताद से मिलती है। रिलीजन हर एक का अपना होता है, मगर हर रिलीजन जो है वो पीस सिखाता है, इंटरफेथ सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, दरगुजर सिखाता है। सारा जो है वो सबका जो फोकस होता है वो इस चीज़ के ऊपर होता है। सही। मगर बात यह है कि उनको कौन उन चीज़ों को, लोग तो जो है वो हमारे मज़हब में कहते हैं, धर्म में व्रत, आपके ज़बान में कहते हैं रोज़ा जी। ठीक, तो बहुत बुले शाह के ऐसे शेर भी हैं अच्छे कि हमने मतलब रोज़े रखे, हमने नमाज़ें पी, हम मंदिर गए, हम ये गए, मगर हमने अगर इंसानियत नहीं सीखी तो हमने कुछ नहीं सीखा। तो सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। तो जो इंसान के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझे और इंसान से मोहब्बत करे, तमीज़ के दायरे में बात करे, तो मैं समझता हूँ उसकी ज़िंदगी जो है वो शुरू से लेके आखिर तक गुले गुलजार होती है। उनको ज़िंदगी में हर खुशी मिलती है। नहीं, लेकिन एक इंसान जब बच्चा होता है तो अभी वो इन सारी चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली उसकी ज़िंदगी, जाहिर बात है, एक बचपन है। तो रमेश कितना को शरारती बच्चा था, मैं पूछना ये चाह रही हूँ ताकि व्यूअर्स जान सकें जो आपका हल्का अहबाब है, उनको पता चले कि कितने गली मोहल्ले की सैरें की हुई हैं और अम्मा से मार भी खाई हुई है या अब्बा से हो सकता है डांट खा ली हो। देखिए, माएँ कभी भी बच्चे को जो है वो मारती नहीं है। सही। और मुझे भी मेरी माँ ने कभी भी जो है, लाडले बच्चे थे? नहीं, माँ वैसे भी नहीं। वालिद ने मुझे एक मर्तबा मुझे मार दिया था, वो मुझे याद है, पढ़ने के ऊपर। अच्छा। हाँ, कि ये इस तरीके से ये पढ़ाई चोर थे? पढ़ाई चोर थे? और इशू, मगर एक मर्तबा जो है। मगर मैं समझता हूँ कि जो आपने कहा ना कि बचपन में इन चीज़ों को, ये बात गलत है। माँ के पेट में जब बच्चा होता है, माँ उस वक्त अगर जिस माहौल में गुजरती है 9 महीने, वो सारे असरात उस बच्चे के ऊपर पड़ते हैं। सही कह रहे हो, सारे असरात। इसी तरीके से जो बच्चा होता है, जो ग्रोइंग उम्र में होता है, और जो घर का एटमॉस्फेयर होता है, घर का एटमॉस्फेयर होता है कि आप घर में बैठ के खाना खाएंगे साथ में, और आप प्लेट में अगर बड़ा खाना जो डालेगा वो प्लेट के अंदर पूरा खाना खत्म करेगा,
तो बच्चा शुरू में वही सीखता है। मगर अगर आपका बड़ा जो है वो भी इस तरीके से आधा खाए आधा छोड़ दे या प्लेट में छोड़ तो दे, डेफिनेटली आप भी वैसा ही तो सीखेंगे। वही चीजें। तो ज्यादा अगर बड़ा तरबियत में खाने किसका के असर टाइम अंदा? पे मोबाइल को छोड़ के सुकून से खाना खाता है, इबादत करता है, ये करता है, वो सारी आदतें, ये सारी चीजें हमने वालिद साहब से सीखी, अच्छा, ग्रेट। हमारे मुर्शिदों से सीखी। इंसान से मोहब्बत कैसे करनी है। मैं इस वक्त भी सीनियर पॉलिटिशियन हूँ, 2002 से पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ। गुड। आज तक किसी के साथ मेरी बदअखलाकी या ऐसे कोई बदज़बानी मेरी नहीं हुई। इवन जो लोग ऐसी ज़हनियत रखते हैं या ऐसी चीज़ें करते हैं, मैं हाथ बांध के वहाँ पे साइड ले लेता हूँ। अच्छा, मैं अपने गुस्से के ऊपर यानी कि आप इंतशार पसंदी को पसंद नहीं इंतशार करते। मैं समझता हूँ, मुझे कभी कभार जब ये मदीना रियासत की सारे बात करते हैं ना, मेरी मदीना रियासत के ऊपर भी रिसर्च है, तो वहाँ पे तो जो है वो माफ़ करना सिखाया गया था। ये देखिए ना, दरगुजर करना सिखाया गया आखिरी था। पैगंबर हो या हमारे पास श्री रामचंद्र की लाइफ हो, ये सारी जो है ना, ये हमारे लिए एक राय मिशल थे। हम उनके नाम जरूर लेते हैं, मगर उनके किए हुए जितने भी काम हैं उनको हम अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं उसके ऊपर बनाते। इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर हम करें तो नहीं हम किसी को चोर और डाकू कहेंगे, नहीं हम किसी को नायल और नालायक कहेंगे। सही। अच्छा, हम मुझे ये बताएं उम्र कि के हिसाब से एक एहतराम का रिश्ता जो है वो कायम कर सकेंगे। गुड। मुझे ये बताएं कि रमेश स्कूल में कैसा बच्चा था? पढ़ाई में दिलचस्पी लेता था या पढ़ाई से भागने वाला बच्चा था या स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था? नहीं, स्पोर्ट्स में मुझे सिर्फ कैरम में खेलता था। अच्छा। और उसमें कैरम में मैं मास्टर था, मगर बाकी स्पोर्ट्स में स्क्रैबल में खेलता था। बाकी स्पोर्ट्स में मेरी ऐसी एक्टिविटी वॉलीबॉल या क्रिकेट वगैरह की नहीं थी, मगर मेरी पढ़ाई में थी। पढ़ाकू बच्चे थे? हाँ, फर्स्ट पोजीशन होल्डर में था। गुड। और इवन मैंने 2 जमातें इकट्ठी भी मैंने 1 साल में की थी। और मेडिकल में भी मैं जब थरपारकर में सिलेक्ट हुआ था तो टॉप 10 मेरिट्स की सीट्स होती थी कराची की। वाओ। उस टॉप 10 मेरिट्स की सीटों में भी मैं कराची में जो है वो हुआ था और अच्छे तरीके से अपनी। तो शुरू से ही सोचा हुआ था कि डॉक्टर बनना है, मसीहा बनना है? मेरा वालिद डॉक्टर था, इस वजह से हम चारों भाई डॉक्टर बने। अच्छा। और मगर मेरी सोशल एक्टिविटी, वालिद साहब की जितनी भी सोशल एक्टिविटी थी उससे डिफरेंट थी वो सारी, मतलब जैसे नंगर खाना चलाना, देखिए आज जैसे नंगर खाना सैलानी का चल रहा है, ऐसे मैं भी एक चला रहा हूँ, ठीक है। मगर बात यह है कि इंडिविजुअल कोई भी आदमी चलाए वो मुझे अच्छा लगता है, मगर गवर्नमेंट चलाए ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा। गवर्नमेंट रोजगार वगैरह ठीक है, गवर्नमेंट को एक चीज़ का एहसास होता है कि यार नंगर खाने के अंदर जो है वो भूखे लोग जो भूखे सोते हैं उसको हम खाना खिला के सोएं, अच्छी बात है, मगर हम उन चीज़ों को ख़राब भी कर रहे हैं। तो टेम्पररी इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट काम लोग हैं जो ऐसे करते हैं काम। मेरा भी ये, तो मैं भी एक आपको कुछ कर रहा हूं। बचपन से ये या ख्यालात मुझे थे? जो हमारे पास गाय हैं, जहाँ पे भी गाय वगैरह होती हैं, काउस, मैं कहता हूँ कि उन काउस की गौशाला बने और उनका देखभाल हो, इस किस्म की। या जैसे मैं 2005 में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल मैंने बनाई, तो मेरा ये टारगेट है। अभी आपके पास में जैसे आपने इंटरव्यू शुरू किया तो आपने देखा बच्चियाँ फ़ोन कर रही थी। मैं हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को नहीं, अच्छा, हाँ, बच्चियों को मैं पढ़ाता हूँ। डॉक्टर मेरे हाथ से पता नहीं कितनी डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई। हर साल मैं 100 बच्चों की अपने हाथ से शादियां कराता हूँ बाप बन के। मैं समझता हूँ एक बच्ची का भी कन्यादान बहुत बड़ा होता है, 100 बच्चों का कन्यादान अपने हाथ से करना, और ये 1400-1500 बच्चों का मैं करा चुका हूँ। या कोई माजूर मेरे पास आता है तो फ़ौरन उसको व्हीलचेयर देना, कोई आर्फन या विडो आती है फ़ौरन उसको सिलाई मशीन देना। इस किस्म का एहसास जो है, कोई बीमार आता है, ये यानी कि आपके अंदर लोगों का सोशल वर्क एक बहुत जज्बा है। जो आदमी होता है जो सोशल वर्क को जो ट्रू स्पिरिट में सही तरीके से जो काम करता है, खुदा की स्पेशल ब्लेसिंग उसके ऊपर होती है उसकी। मुझे कोई कहता है यार 2002 से तुम 2020 तक जो है वो ऐसे क्यों लग रहे हो। आपका प्रोड्यूसर मेरा पुराना जाने वाला है, वो भी कहता है कि डॉक्टर साहब आप क्या आप, मैंने कहा ये जो चेहरे के ऊपर जो रौनक आती है वो रौनक जो है वो खुदा की तरफ से स्पेशल जो है मालिक की तरफ से ब्लेसिंग होती है। डिपेंड हम रोजमर्रा के जो काम करते हैं वो किस तरह के करते हैं, किस तरह से जी। काम करते हैं। अच्छा, कॉलेज आप बता रहे हैं कि आप माशाल्लाह से बड़े अच्छे गुड स्टूडेंट्स, क्या टॉपर्स में आपका शुमार था,
जब कॉलेज गए तो क्या को था, और अगर को था तो कोई ऐसा चेहरा जो रमेश को उस टाइम बहुत अच्छा लग गया हो एज अ यंग गाय, और आपने छुपाना नहीं है, आपने हमें बताना है। मैं आपको बताऊं कि क्योंकि खानदानी लोग थे और मैं कॉलेज में मोहब्बत खानदान नहीं देखती। मैं मतलब 89 से जैसे मैं फर्स्ट ईयर में आ गया तो लोगों उस वक्त में मतलब 89 87 में किसी के पास गाड़ियां नहीं होती थी। उस वक्त पे मेरे पास गाड़ी थी अपनी। तो फिर लड़कियां मरती थी आप पे? फिर जब मैं मेडिकल में आया तो उस वक्त में 89 में जब मैं अपना मेडिकल में मेरी एडमिशन हुई तो उस वक्त भी जो है वो मैं अकेला वाहिद बंदा जो है वो जना यूनिवर्सिटी में एसएमसी मेडिकल कॉलेज में था कि मेरे पास उस वक्त रॉकी और पजेरो जीपें थी कि मैं वो सब कुछ ठीक है। मेरा सवाल अभी भी वहीं घूम रहा है कि रमेश को वो पहला चेहरा जिंदगी में कब अच्छा लगा, जब उसे लगा कि दिस इज लव एट फर्स्ट साइट, या वाकई ये चेहरा मेरी आंखों में कहीं रह गया है। नहीं, ऐसे नहीं था। और क्यों ऐसा कैसे हो सकता है? एक बंदा बहुत खुश शक्ल हो, उसके पास गाड़ी शाड़ी भी बड़ी अच्छी हो था और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मेरे साथ अटैच थे और हम कॉलेज के अंदर फ्रीक्वेंटली जो है वो हम करते थे। और मैंने मेडिकल पास किया तो मेरी वाइफ जो है वो एलएमसी में पढ़ती थी। अच्छा। वो भी डॉक्टर है और हमारी 98 में हमारी शादी हो गई। अच्छा। और फिर हम एज अ स्टूडेंट कभी लड़कियों के कॉलेज के फेरे खाए थे? ये हमारी आदत नहीं थी, खानदानी आदत नहीं थी। अच्छा। और फोकस हमारा एजुकेशन के ऊपर था, सोशल वर्क के ऊपर था। और सोशल वर्क का ख्याल कब जिंदगी? इबादती लोग थे। अच्छा। हर महीने जो है वो हमारे पास घर में एक बहुत बड़ा जो है इज्तिमा होता था। और आज भी जो है वो रिलीजियसली में बहुत ज़्यादा जो है वो अपने रिलीजन के हवाले से आप आज भी मेरे हाथ के ऊपर देखें कि मैं हिंगलाज जो बलूचिस्तान में हमारा आस्थान है उसका पुजारी हूँ। साल में 2 मरतबा जाता हूँ, हवन यज्ञ करता हूँ, नवरात्रे रोजे रखता हूँ। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं था। इनकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और रिलीजियस के ऊपर ज़्यादा बिलीव है। में आ गया और 95 में जैसे मैंने मेडिकल पास की तो फिर मैं एक शुगर इंडस्ट्री में आ गया। मेरे पास 2 शुगर मिलें थी। अच्छा, ये सवाल भी करते हैं कि अचानक से डॉक्टर साहब के पास 2 शुगर मिले, कैसे आ गई? लेकिन पहला सवाल ये है कि शादी क्या फौरन ही मेडिकल पास ऑन करने के बाद कर ली थी, और क्या अरेंज मैरिज थी या आपकी अपनी चॉइस थी? नहीं, वो फैमिली का भी था, मेरी भी चॉइस थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी, हो गई। प्रपोज कब किया था? 98 में की। अच्छा। और मैं मेडिकल के हवाले से अपनी प्रैक्टिस भी करता था, मेरी क्लिनिक भी थी, वो भी मैंने 3-4 साल चलाई और अच्छे तरीके से चलाई वो क्लिनिक। और मैं मास्टर था अपनी, मेरी उस वक्त की ओपीडी जो है वो 70-80 के करीब रोजाना मेरे पास पेशेंट होते थे। और मैं जो 95 में जो बिजनेस के अंदर आ गया, शुगर इंडस्ट्री के अंदर। क्यों डॉक्टरी छोड़ के बिजनेस के अंदर क्यों आने का ख्याल आया? देखिए, मैं एक फिलंथ्रोपिस्ट हवाले से मेरा बहुत बड़ा, क्योंकि 89 में वालिद साहब का जैसे डेथ हुआ उसके बाद सारी एक्टिविटी, फिर मैं छोटा था मगर मैंने सारी संभाली। तो उन चीज़ों के अंदर मेरा था, भक्ति में भी मैं था और बाबा का भी प्यारा था, इस वजह से मेरा चेहरा भी बाबा के साथ मिलता था। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आप जो है वो बुजुर्ग भी ये कहते थे आप इन सारी चीज़ों को संभालें। तो फिर मैं 95 में जब बिजनेस में आया तो 7 साल मैंने शुगर इंडस्ट्री का बिजनेस किया। अच्छा। और 2002 तक मेरा शुगर इंडस्ट्री का बिजनेस था। तो इस दौरान डॉक्टरी इतना बड़ा बिजनेस था कि पाकिस्तान की जो शुगर की जो रेट है वो मेरे ऊपर डिपेंड करते थे कि मैं जो रेट खोलता था वो रेट, मतलब इतनी मेरी ग्रिप होती थी। मगर 2002 में मुझे परवेज़ मुशर्रफ ने बुलाया कि मैं चाहता हूं कि आप सोशल भी हैं और आप समझदार भी हैं और आप आए और मेरे साथ। फिर इस तरीके से आप पॉलिटिक्स में आ गए। मैं 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कहने के ऊपर मैं उनकी टीम का हिस्सा बन गया, पार्लियामेंट का भी हिस्सा बन गया और मैंने काफ़ी काम किया। मैं 99 से उनके साथ थोड़ा बहुत था मगर 2000 में अच्छा, क्या सियासत को सिर्फ एक इनविटेशन के ऊपर ज्वाइन कर लिया या कोई वैसे ही बैकग्राउंड में कोई ऐसी सोच थी? क्योंकि सोशल वर्क तो आपका चल ही रहा था और अगर एज अ पॉलिटिशियन भी देखा जाए तो लोगों को सर्व करना ही एक नुमाइंदे का काम होता है, अवामी नुमाइंदे का। तो क्या वो थॉट लेके आए थे या वाकई वो सिर्फ मुशर्रफ साहब के इन्विटेशन पे आ गए थे? मुशर्रफ साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर
अगर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी मींस माइनॉरिटीज के लिए अगर कोई अच्छा दौर, अच्छी सोच रखने वाला बंदा था तो वो मुशर्रफ था। अच्छा, डू यू बिलीव दैट? मुशर्रफ जैसा माहौल पाकिस्तान के अंदर, मैं जब मुशर्रफ साहब इलेक्शन की तरफ जा रहे थे तो मैं उनको ये सलाह मशवरे दे रहा था कि सर 99 से 2002 का दौर इतना बहुत अच्छे तरीके से जा रहा था कि सर अभी 2 साल इलेक्शनों को रहने दें, आप कम से कम ये 5 साल पूरे करें तो ये पाकिस्तान जो है ना वो बहुत आगे निकल जाएगा। मगर इंटरनेशनल प्रेशर की तरफ वो चले गए और और फिर वो चीजें स्विच ऑन करनी पड़ गई और वो 2002 में जो इलेक्शनें करा ली। तो मैं एज ए सोशल जो है उनके साथ गया कि वो चाहते थे कि माइनॉरिटीज के लिए काम करना है तो आप मेरा पार्ट बने। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने वोट्स के हवाले से माइनॉरिटीज को प्रायोरिटी नहीं दे सकती। जितने भी लीडर हैं उन लीडरों के अंदर हर बंदे की अपनी ख्वाहिश है। मैं माइनॉरिटी के हवाले से 2 बंदे थे जो अगर पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से सोचा जाए, सही, एक थी MQM, दूसरा था मोहतरमा या बिलावल। अच्छा, ठीक है, जो माइनॉरिटीज के हवाले से थोड़ा जिनका आपको लगता है कि वो काम करते थे। बकाया मैंने जितने भी देखे हैं माइनॉरिटीज के हवाले से लोग, वो इवन लीडरशिप भी जो है वो माइनॉरिटीज के हवाले से इतनी पॉजिटिव नहीं होती है। सही। मगर दूसरी ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये भी चाहते हुए भी माइनॉरिटीज के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि हर पार्टी को अपना वोट बैंक चाहिए, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, चाहे जो भी हो, नहीं कर सकती। तो अब उसका हल क्या है? हल ये था कि मैंने कहा मैं 2005 में मैंने पाकिस्तान हिंदू काउंसिल बनाई, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना के पूरा नेटवर्क उसका बनाया। सही। आज मुझे फख्र है कि MNAs MPAs से ज़्यादा, अक़लियती मिनिस्टरों से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर किसी इदारे को रिकॉग्नाइज किया जाता है तो वो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल है। रमेश कुमार साहब, इतना मुश्किल नहीं लगा आपको कि एज अ डॉक्टर, देन एज अ बिजनेसमैन, देन एज पॉलिटिशियन, फिर आप एक इतनी बड़ा एक आपने बॉडी बना ली, हिंदू इत्तेहाद काउंसिल भी पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर भी उसको रिकग्नाइज, उसके रिकग्निशन के लिए काम किया, तो कुछ टफ नहीं लगा ज़िंदगी में इतना सब कुछ करते हुए? ठीक है, मेरी वर्किंग है 18 घंटे पर डे के हिसाब से। मुझे लगता है वो FSC के स्टूडेंट वाला काम अभी तक चल रहा है, 18 घंटे पढ़ना होता है FSC के स्टूडेंट को। मैं 18 घंटे जो है वो मेरी मैं किसी के नंबर मेरे पास सेव नहीं होते हैं मोबाइल के अंदर, आप देखेंगे ज़्यादातर, मगर मैं हर नंबर उठाता हूँ। पता नहीं किसके लिए मसला बन जाए आदमी, तो ये खुदा ने अगर किसी को मौका दिया है किसी की हेल्प कर सकें तो आप वो करें। पहले तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा। अच्छा। हर फ़ोन अटेंड करें आप। अच्छा। अगर मैं किसी मीटिंग में हूँ तो किसी का मैसेज आता है कि मेरा ये इमरजेंसी काम है, मैं उसको एंटरटेन करते हैं, रात को 1-1 बजे तक भी एंटरटेन करता हूँ कि भाई ये मसले हैं, उसका हल करें। ये खुदा ने मौका दिया है और अगर आप वो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, कौन किसके पास आता है? खुदा ने आपको ये मर्तबा दिया है तब आता है। लोग जो भी मर्तबा मिलता है उसको अपना हक समझते हैं। मैं समझता हूँ वो मेरा हक नहीं है, वो मेरे ऊपर मालिक की ब्लेसिंग है और उस ब्लेसिंग का कर्ज जो है हमें उतारना चाहिए लोगों को सर्व करके। मैं इस तरीके से, मुझे ये फख्र है कि माइनॉरिटी जजमेंट जो है, मैं 9 फरवरी 2014 का वो मुझे दिन याद है जब बुलाया गया, चीफ जस्टिस तस्दुक हुसैन जिलानी साहब थे। मुझे रात को नोटिस आता है कि कल सुबह आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचो। मुझे कहा कि रमेश साहब मैं जो है ना वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर जजमेंट देना चाहता हूं, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए हैं और आप गवर्नमेंट में रहते भी जो है, चाहे फोर्स्ड कन्वर्जन हो, चाहे एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी की बोर्ड की नालियाँ हो, उसकी जो मिसमैनेजमेंट हो, उसकी जो करप्शन हो, जो आप हाईलाइट करते रहते हो, इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप एक बोल्ड और बुलंद लीडर हो और आप आएँ और इसके ऊपर काम करें। सही। तो 19 जून 2014 की जजमेंट वो मेरी आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आई है। ओह दैट्स ग्रेट। और उसकी आज भी जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, मैं उस कमीशन का हिस्सा हूँ, वो भी सुप्रीम कोर्ट की कमीशन है। सही। तो हम इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे करूंगी, लेकिन वो नॉन मुस्लिम के लिए नहीं कर रहा और वो मेरी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी जरूर है, मगर मैं अपनी धरती के लिए ओवरऑल आप पाकिस्तान के लोगों के लिए कर रहे हैं। के लिए, क्योंकि मेरी मास्टरी जो है वो डिफेंस पॉलिसी के ऊपर भी, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी मेरी बहुत ज्यादा मास्टरी है। मैं रेगुलर, और आप इस हवाले से आर्टिकल्स भी लिखते रहते हैं। मैं रेगुलर राइटर हूँ और मैं इंटरनेशनल अखबारों में भी लिखता हूँ और लोकल जो है मेरा पेज फिक्स है
थर्सडे के दिन मैं जंग में लिखता हूँ, जुमे के दिन मैं दी न्यूज़ में लिखता हूँ, सैटरडे के दिन मैं इबरत में लिखता हूँ। सिंधी, उर्दू, इंग्लिश तीनों में मेरे आते हैं। मेरा हर साल इन माय व्यूज़ एक पूरा सब चीज़ों को कंपाइल करके जो मेरे होते हैं साल की एक्टिविटी, वो भी मैं शाया करता हूँ बाकायदा। अच्छा, ये बताएं, आपने अपनी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बताया और बहुत कुछ आप करते भी रहे हैं और आप लिखने लिखाने का सिलसिला भी चल रहा है। एज अ हस्बैंड आप कैसे हैं? आपकी क्या बेगम से डरते हैं या बेगम ने आपको डरा के रखा हुआ है? पढ़ा लिखा खानदान है, घर में सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी पेशी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है, 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा। और इस वजह से जो है वो अपनी लाइफ हमारी सेट है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपको लगता हो कि अभी तक पूरी नहीं हुई, या कोई ऐसा काम जो आप चाहते हो मैं आज भी करूं? फैमिली की ये ज़रूर ख्वाहिश है कि आपने जो सियासत जो ज्वाइन की थी वो ऐसे इबादत और खिदमत ज्वाइन की थी, मगर यहाँ पे सियासत जो है वो ऐसी एक बदतमीजी बन गई है, बदअखलाकी बन गई है, तो कम से कम आपको अब सियासत से रिटायर्ड होना चाहिए। अच्छा, आप ये सोचते हैं कि अब सियासत से निकल जाना चाहिए? मैं थोड़ा बहुत सोचता हूँ, मगर मुझे फैमिली का प्रेशर बहुत है कि नहीं रहना है, कि आप सियासत से रिटायर्ड हो जाएं, क्योंकि ये जो है ना ये झूठ है। अच्छा। और इस झूठ के अंदर जो है वो आप रहते भी हैं, और लोगों के अगर मसले मसाइल है जो सियासत तक नहीं होते हैं, आप अपनी सोशल एक्टिविटी को जारी रखें और सियासत को नहीं, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को सर्व करें। और इसी वजह से मैंने हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम किया, मैंने पॉलिटिकल पार्टी चेंज भी की, और सिर्फ अपनी कम्युनिटी और मुल्क की खिदमत के लिए जो है। तो फिर नेक्स्ट आप क्या प्लान कर रहे हैं लाइफ के लिए, कि एज अ पॉलिटिशियन अगर काम नहीं करना चाहते तो सोशल वर्क के साथ साथ अपनी डॉक्टरी भी कंटिन्यू रखेंगे या स्विच ऑन कर जाएंगे? देखिए, लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा 2002 से लेके 2023 तक 21 साल जो है बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा, और 21 साल पॉलिटिक्स को टाइम देने के बाद अगर आदमी समझता है कि मैं अब अपनी फैमिली लाइफ गुजारूं, मैं क्लब जाऊं, मैं वो जाऊं, और मैं रोज़ाना जॉगिंग जिस तरीके से करता हूं, सेहत का ख्याल रखूं, बच्चों को टाइम दूं, तो वो चीज़ भी जो है वो मैं समझता हूँ हो सकती है। अच्छा, अपना फारिग वक्त क्या करते हुए गुजारना चाहते हैं? फैमिली को टाइम देना ज़्यादा पसंद करेंगे, दोस्तों के साथ किस तरह से फारिग वक्त गुजारना पसंद करेंगे? नहीं, दोस्तों के साथ अपने तौर पे, फैमिली अपनी प्रायोरिटी है, और मैं ज़्यादातर अपनी सेहत के ऊपर जो है वो जॉगिंग के ऊपर ज़्यादा टाइम देता हूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं मिनिमम मेरा 1 घंटा होता है, मगर उसको 1.5 घंटे 2 घंटे तक जो है मैं अपनी सेहत, यानी कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। और व्हाट अबाउट योर ड्रेसिंग, वो भी काफ़ी टिप टॉप रखते हैं, ज़रा आप तो बताएं शॉपिंग कौन करता है? और मेरी शॉपिंग जो है वो मुझे तो टाइम नहीं मिलता, और मेरी शॉपिंग जो है वो मेरी बेटी और मेरी वाइफ जो है, अच्छा, ग्रेट, वो दोनों जो है वो करते हैं, और मैं उनको कहता हूँ कि भाई आपने जो है वो घर के अंदर जो है वो 50-50 जूते ले लिए हैं, 50-50 ये कोट पैंट ले लिए हैं, इतनी घड़ियां ले ली हैं, इतनी कफलिंग ले ली हैं, तो वो कहते हैं नहीं पापा आप तैयार होके जाया करें। अच्छा, आपकी बेटी ज़्यादा तवज्जो देती है? वाइफ भी। मैं कहता हूँ ये चीज़ें जो है वो ख़राब हो रही हैं, तो फिर जो है वो ये है कि मैं जो भी मेरे कपड़े होते हैं 2 मरतबा 3 मरतबा पहन के, मेरे जितने भी जो एम्प्लॉइज़ हैं, और मतलब 2-3 दोब के बाद जो है वो एम्प्लॉइज़ जो है वो कहते हैं सर आज ये जुड़ा हमें अच्छा लग रहा है, तो फिर आप दे देते हैं? मैं उनको दे देता हूँ। तो That's great. जितने भी मेरे पास एम्प्लॉइज़ हैं 15-20, और तकरीबन उन सबको जो भी कपड़े हैं उनको लेने नहीं पड़ते, और ज़्यादातर जो है वो मेरे कपड़े जो हैं वो इतने होते हैं कि वो हर एक बंदे को कुछ न कुछ जो है वो महीने 2 महीने में वो मिल जाता है। इस वजह से आपका फेवरेट कलर कौन सा? मेरा वाइट और ब्लैक। तो ज़्यादा कैरी यही वाइट एंड ब्लैक करते हैं या कलरफुल से बन के रहते हैं? मुख्तलिफ कलर, उसकी कोई बात नहीं। खुशबुओं में क्या पसंद है? कोई पता नहीं, वो उसमें मेरा बेटा जो है। अच्छा, आपके घर में मुझे लगता है सारे जो हैं आपकी चीज़ों के मास्टर हैं, कोई कपड़े पसंद करके आता है तो कोई खुशबू। बेटा जो है वो उसको परफ्यूम का बहुत शौक है, तो पूरी ड्रेसिंग टेबल जो है वो परफ्यूम से सजाई हुई होती है, तो वो फिर। जिंदगी में कभी किसी को फूल गिफ्ट किया है? खुशबू कोई ऐसी जो आपको पसंद हो, आपको उस फूल में लगी हो, तो आपने सोचा हो कि ये एक बड़ी अहम शख्सियत है, इसको मैं ये खुशबू दे दूं या ये फूल दे दूं?
वन कवानी साहब बड़ा नपतुला सा बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है। मैं किसी के भी सूरत के ऊपर नहीं जाता हूँ। अच्छा। मैं सीरत के ऊपर जाता हूँ, अखलाक के ऊपर जाता हूँ। रही बात फूल या खुशबू या ये वो, मैं ज़रूर जहाँ पे भी मिलने कहीं जाता हूँ तो वहाँ पे ये जो है वो किसी भी जगह पे जाना हाथ खाली हमारी सिंध की रवायत नहीं है। तो गिफ्ट वगैरह मैं बिल्कुल लेके जाता हूँ और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की, कभी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कभी हैंडमेड कारपेट होते हैं, कभी आजकल लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं। पहले हम जो है वो केक वगैरह या केक वगैरह लेके जाते से आते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, तो वो बॉम्बे बेकरी के केक पसंद करते हैं। अच्छा। या पिस्तों का हमारा मीरपुर खास का जो हलवा होता है वो पसंद करते हैं, या घोटकी के पेड़े पसंद करते हैं, तो हम लेके आते हैं। रमेश कुमार के लिए जिंदगी क्या मायने रखती है? मैं समझता हूँ मेरे लिए जिंदगी मेरे जो है ना, मेरी फैमिली जो है ना वो मेरी ज़िंदगी है। और मैं ये जो रिटायरमेंट और ये मैं सोचता हूँ कि मेरी फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। मतलब आदमी को किसी के लिए वो नहीं होता है। आपको इंटरव्यू देते हुए भी मुझे आंखों में आंसू आता है जब मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचता हूँ। अच्छा। मतलब सेंट्रोरस भी जाएंगे, अपने लिए चीज़ लेना है, अपने लिए चीज़ लेने जाएंगे, मगर वो अपनी चीज़ बाद में लेंगे। पहले आपकी पहले वाइफ हो चाहे बेटी हो, वो पहले मुझे व्हाट्सएप, मैं कहूँगा बेटा ये मेरे पास कलर है, बोलते हैं कि हम आपसे जो है ना वो पूछ नहीं रहे कि आपके पास कलर है या नहीं है। अच्छा। आप बताएं ये चीज़ आपको ये पसंद है या नहीं है। फिर भी मैं कहता हूँ नहीं छोड़ो, फिर भी लेके आ जाते हैं। तो ये जो मोहब्बत प्यार और केयरिंग है ना, ये बहुत कुछ है। और ये आपके लिए आपकी फैमिली जिंदगी है। जितनी मेरी ड्रेसिंग देखते हैं ना, और कभी कभार मैं जल्दी में जो है वो ऐसे कपड़े निकालता हूँ, वाइफ को पता होता है मीटिंग में जा रहा हूँ, तो वो क्योंकि वाइफ भी डॉक्टर, बेटी भी डॉक्टर, सारे जो है वो पढ़े लिखे हमें, तो वो खुद ब खुद मैचिंग निकाल देते हैं कि आप ये पहन के जाए। अच्छा। तो मैं जब असेंबली के अंदर जाता हूँ तो सब कैमराओं का और लोगों का फोकस जो है वो कहते हैं कि आपका ये डिजाइनर कौन है, आप अच्छा। आपको कभी सेम ड्रेस पहनते हुए नहीं देखा है, और आपके पास कितनी ड्रेसेस हैं, और आप हर आपका सूट जो है वो बहुत महंगा कॉस्टली होता है, और जो मैचिंग आप पहन के आते हैं, जो क्रोकोडाइल के शूज़ पहन के आते हैं, ये वो, तो इस किस्म के जो है वो आप पहन के आते हैं। मैं समझता हूँ ये क्रेडिट गोज टू माई फैमिली। अच्छा, बस इतनी सी ही तारीफ होती है या कोई आप में इतनी सी ही तारीफ होती है या कोई आप में इन्वॉल्व भी हुआ है आज तक? आपकी ड्रेसिंग को देख के, आपकी पर्सनैलिटी को देख के, आपके काम को देख के, जो कि मैं काफ़ी देर से चाह रही हूँ कि रमेश कुमार साहब कुछ बोल दें। बहुत ज़्यादा। अच्छा। और तो उस पर घर पे कभी झगड़ा तो नहीं हुआ? बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर चाहते हैं, मगर मैं अपने काम, अपनी फैमिली, अपना धर्म, ठीक है, अपने काम की प्रायोरिटी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको मद्देनजर रखते हैं, सारा उसको फोकस करता हूँ। और आज भी मैं फैमिली, अगर मैं जो रिटायरमेंट का सोच रहा हूँ कि यार अब बहुत कुछ हो गया, वो भी इसलिए सोच रहा हूँ कि यार फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब लगता है कि मैं फैमिली के लिए करूँ। अब कम से कम इसके बाद अपनी लाइफ को इसको लेके जाऊं कि मुझे सोशल एक्टिविटी के ऊपर 7-8 घंटे काम करूं, 7-8 घंटे फैमिली को दूं, 7-8 घंटे अपनी रेस्ट और उसको दूं। That's it. The last question. खुशी आपके लिए क्या मायने रखती है? खुशी आपके लिए क्या मायने रखती है? आपकी नज़दीक खुशी का क्राइटेरिया क्या है? आप खुश कब होते हैं? खुश मैं तब होता हूं कि जब किसी गरीब, कभी किसी बच्ची की मैं कभी शादी कराता हूँ। मेरे पास अभी एक बच्ची फिजियोथेरापिस्ट आई थी, और वो किसी को, मतलब किसी का भी अगर काम करता हूँ और उसकी माँ जो है वो आके इस तरीके से आके मुझे दुआ करती है, बेटा, मैं कहता हूँ कि मालिक इससे ज़्यादा मेरे लिए ब्लेसिंग क्या नहीं हो सकती कि आज इस बेटी की मदद की वजह से इसकी माँ के दिल से जो मेरे लिए दुआ निकली है, वो आपके लिए रियल हैप्पीनेस है। ब्लेसिंग ये मेरे बच्चों के ऊपर भी रहे। जिस नक्शे कदम के ऊपर मैं चल रहा हूँ, जिस नक्शे कदम के ऊपर मैं चल रहा हूँ, दूसरे की, मुझे वो वक्त याद है, एक बंदा था जिसको सोराइसिस की तकलीफ थी, सोराइसिस की तकलीफ थी। मैंने कहा यार इसको सोराइसिस की तकलीफ है, इसका इलाज क्या है, इसका इलाज होना चाहिए। लाख रुपए की इंजेक्शन थी, मगर मैंने अपने जेब से लेके भी उसको कराई। मैंने कहा इसकी तकलीफ में जब दूर करूँगा तो ये मेरे ऊपर जो भी अगर ऐसा कोई कहर होगा तो मुझसे चला जाएगा। मैंने उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा।
दैट्स और ग्रेट। आज मेरा एम है कि पाकिस्तान के अंदर सोराइसिस के हवाले से, जैसे पहले मैं कैंसर का सोचता था, सोराइसिस के हवाले से, या आप आजकल जैसे आंखों के अंधे हैं, इनकी जैसे ट्रीटमेंट आ गई है कि आप अंधे मरीज अगर कोई जिसकी कार्य काम नहीं करे, उसकी इंजेक्शन आ गई है कि अगर आप वो इंजेक्शन लगाओ तो वो उसको 12 साल तक उसकी नजर आ सकती है। सही। तो इन इश्यूज के ऊपर मैं कहता आप हूं काम कि करना चाहते हैं ऐसे काम करें, और यही आपकी खुशी है। काम मतलब ऐसे करने चाहिए। फिलैंथ्रोपिस्ट आप ऐसे काम करें, किसी को अंधे को रास्ता दें, किसी गरीब बच्ची की ख्वाहिश हो कि मैं मेडिकल पढ़ना चाहती हूँ और वो पढ़ नहीं सके, उसको आप हेल्प करें। इससे ज़्यादा कोई बढ़कर काम नहीं। दैट्स ग्रेट रमेश कुमार साहब, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। व्यूअर्स, मैं हमेशा कहती होती हूँ और कभी कभी सम अप भी इस बात पे करती हूँ कि रियल ज़िंदगी के मीनिंग यही है कि आप अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना जो है वो ज़िंदगी की असल हकीकत भी है और ज़िंदगी का मकसद भी है। और रमेश कुमार साहब के साथ बात करके इस बात को हमने मज़ीद जाना है कि असल हैप्पीनेस आपकी यही है कि जब आप दूसरों की खिदमत करते हैं, दूसरों के काम आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की एपिसोड भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।